जोहार। मैं शंकर पाठक उर्फ पाठक बाबा एक बार फिर से आप सभी किसान भाई बहनों से मुखातिब हूँ। आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मुझे मालूम है कि आप सबों को हमारे इस कार्यक्रम का इंतजार रहता है, तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपना यह कार्यक्रम। और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पॉली हाउस और नेट शेड की स्थापना के लिए दिया जाता है अनुदान। बकरियों को पीपीआर रोग से बचाने के लिए लगवाएं टीका। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर बीडर। पॉली हाउस और नेट शेड सब्जी, फूल और औषधीय पौधों के बेहतर उपज और बेमौसमी फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन पॉली हाउस और नेट शेड की स्थापना के लिए किसानों को 50 से 75% तक अनुदान देती है। बेमौसमी सब्जियों की खेती, फूलों और औषधीय पौधों की खेती के लिए पॉली हाउस और नेट शेड बेहतर होता है। ये साधन महंगे होने के कारण किसान इसके इस्तेमाल से वंचित रह जाते हैं। राज्य के किसान इन पॉली हाउस और नेट शेड लगाकर बेहतर उपज पा सकें, इसके लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन इसकी स्थापना के लिए 50 से 75% तक राशि अनुदान देती है। पशुपालक भाइयों, जाड़े का मौसम चल रहा है। इस समय खासकर बकरियों में पीपीआर रोग लगने की संभावना रहती है। इस रोग से ग्रसित हो जाने की स्थिति में बकरियों को बचाना मुश्किल हो जाता है। बकरियों को पीपीआर रोग से बचाने के लिए पशुपालक क्या करें, बता रहे हैं हमारे पशु विशेषज्ञ। बकरी पालक भाई, आजकल जो है बकरियों में पीपीआर रोग होने की अधिकांश संभावना होती है, इसलिए उस रोग से बचाने के लिए पीपीआर रोग का टीका जो है लगवा दें। अपने संपर्क के पशु चिकित्सक पदाधिकारी से संपर्क करके या होलीकर्स कृषि विज्ञान केंद्र में भी आप संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, मटर लगाने का उपयुक्त समय चल रहा है। जो किसान मटर की खेती करना चाहते हैं वे रचना और अपर्णा नामक मटर के उन्नत प्रभेदों की बुआई कर सकते हैं। ये प्रभेद अच्छी उपज देने के साथ ही उकटा रोग रोधी भी हैं। रचना और अपर्णा मटर के उन्नत प्रभेदों में प्रमुख हैं। खासकर झारखंड की मिट्टी और जलवायु में अच्छी उपज देते हैं। उकटा रोग रोधी होने के कारण इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। इन प्रभेदों के 80 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर लगभग 120 क्विंटल मटर प्राप्त किया जा सकता है। अभी किसान भाई का मटर लगाने का समय है। उकटा नामक बीमारी से लगाने के लिए रचना और अर्पणा नामक प्रजाति का चुनाव करें और बीज उपचार करके अवश्य वो लगावें। और जब मटर जब भी वो लगाएं तो वहाँ गहरी सिंचाई न करें, हमेशा हल्की सिंचाई करें, जिससे उसके अंकुरण में उसको आसानी हो। गेहूं की फसल में खरपतवार की समस्या आम समस्या है, परंतु समय पर इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो उपज में भारी कमी होने की संभावना रहती है। वैसे तो गेहूं में कई प्रकार के खरपतवार आते हैं। अगर आपकी गेहूं की फसल में संकरी पत्ती वाले खरपतवार का प्रकोप है तो हमारे कृषि विशेषज्ञ द्वारा बताए उपायों से इसका नियंत्रण कर सकते हैं। गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के लिए आइसोप्रोटोरॉन नामक एक दवा आती है। उस दवा का अगर वो 1 केजी दवा का प्रति एकड़ की दर से घोल बना प्रति एकड़ की दर से 200 से 250 लीटर पानी में अगर वो घोल बनाकर छिड़काव करेंगे, सिंचाई देने के बाद 21 दिन की सिंचाई देने के बाद, तो जो भी गेहूं में संकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उनको नियंत्रण करने में उसको निश्चित मदद मिलेगी। छोटे खेत, बागीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर बीडर। मोटर चालित यह मिनी पावर बीडर बहुत ही कम समय में खेत की बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर बीडर कहते हैं। ट्रॉली नुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बागीचों में जुताई करने के काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत की जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं।
अब आइए चलते हैं सफल किसान के पास और उनसे मिलकर जानते हैं उनके सफल कृषि जीवन के बारे में। मेरे पास करीब 2 एकड़ का खेती है। उसमें हम श्रीविधि का धान का खेती करते हैं और इसके बाद आलू का भी करते हैं, टमाटर का भी करते हैं, बैंगन का भी करते हैं। जैसे कि हम लोग बैंगन करते हैं तो 10 कट्ठा के आसपास में हम लोग का मिनिमम 8,000 पौधा लगाते हैं। नया नया तकनीकी से लगाते हैं, बढ़िया सीड से लगाते हैं। जैसे कि नवकिरण हुआ, कन्हैया हुआ, बढ़िया लगाते हैं। हम लोग KVK से ट्रेनिंग लिए हुए हैं तो उससे नया नया तकनीकी के जरिए मतलब जैसे कि जैविक खाद बना के उसमें डालते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा होता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की प्रमुख मंडियों में अनाज पूर्व के सप्ताहों के मूल्यों पर टिकी रही। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में खाद्य तेलों के भावों में नरमी संभव है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों की अच्छी आवक से मूल्यों में नरमी है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2,100 रुपए से लेकर अधिकतम 2,600 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2,400 रुपए से लेकर अधिकतम 4,200 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1,400 रुपए से लेकर अधिकतम 1,800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5,600 रुपए से लेकर अधिकतम 6,900 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4,400 रुपए से लेकर अधिकतम 5,500 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3,400 रुपए से लेकर अधिकतम 4,600 रुपए। चीनी न्यूनतम 3,450 रुपए से लेकर अधिकतम 3,600 रुपए। आलू न्यूनतम 1,600 रुपए से लेकर अधिकतम 2,300 रुपए और प्याज न्यूनतम 2,100 रुपए से लेकर अधिकतम 2,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने मंडी भाव के बारे में जाना, आपको मौसम की भी जानकारी मिल गई। कृषि से संबंधित और भी जानकारी हमारे पास है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक विराम। आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का हमारे कृषि दर्शन के इस अंक में फिर से स्वागत है। जोहार। अरे जोहार, आनंद जोहार। गौरी बताओ, किसानी कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया पाठक बाबा। और देखो गौरी, यदि तुम्हारे पास भी यदि कोई समस्या है तो निसंकोच पूछो। हाँ, पूछ लो। समस्या तो कुछ नहीं है पाठक बाबा, लेकिन फिर भी ये पूछना चाहते हैं कि मटर की खेती में कीट प्रबंधन के बारे में। जरूर जानना चाहिए। और जो किसान भाई बहन मटर की खेती करते हैं उन्हें कीट प्रबंधन के बारे में जानकारी होना ही चाहिए। इस विषय में जानकारी के लिए हम लिए चलते अपने विशेषज्ञ डॉक्टर DK राघव जी के पास, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी परवेज कुरैशी। दलहनी फसल मटर की खेती में असावधानी से बहुत सारे कीट
और रोग हमारे फसल को बर्बाद कर देते हैं। किसी भी फसल की खेती से पहले किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि 3 बातों का प्रमुख रूप से पालन करना होता है: खेत का चुनाव, मिट्टी का चुनाव, बीज का चुनाव। किसी भी फसल में बीमारी और कीड़े का अगर प्रकोप है तो उसमें कहीं ना कहीं जो हम मिट्टी का चुनाव करते हैं, खेत का चुनाव करते हैं या बीज का चुनाव करते हैं, उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ किसान भाई इन प्राथमिकताओं पर ध्यान नहीं देता है। उसके बाद बीज उपचार एक महत्वपूर्ण विधि है जिससे हमारे बीजों को मिट्टी में कोई नुकसान नहीं होता और हमारी फसल भी अच्छी होती है। बीज उपचार के 3 विधि हैं जिसे हम FIR कहते हैं: फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। इन विधियों को अपनाकर हम बीजों को स्वस्थ बना सकते हैं। जब भी हम लोग दलहनी फसलों को लगाएं या दलहनी फसलों के अलावा किसी भी फसल को लगाएं तो किसान भाइयों को मेरा ये सुझाव है कि सबसे पहले वो फसल का बीज उपचार करना अवश्य प्रारंभ कर दें। बीज उपचार में क्या करें कि वो जो FIR विधि एक आती है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम, उस FIR विधि से अगर पहले वो कार्बेंडाजिम, उसके बाद में इंसेक्टिसाइड में चाहे क्लोरोपायरीफास हो, चाहे वो इमिडाक्लोपिड हो, तीसरा आता है राइजोबियम। इन तीनों को अगर वो किसान भाई अपनी बीज का उपचार करते हैं तो काफ़ी हद तक जो जड़ से होने वाली जो बीमारियां हैं, मिट्टी से जो होने वाली बीमारियां हैं, उससे वो किसान भाई बच सकते हैं। मटर के फसल में मुख्यतः पाउडर मिल्ड्यू, पत्ती पर सर्पीला कारनुमा दाग, फली में फल वेदक कीड़ा तथा उकठा रोग लगते हैं। मटर की फसल जब हमारी 25 से 30 दिन की हो जाती है तो सबसे पहले इसमें प्रकोप शुरू होता है पाउडरी मिल्ड्यू का। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या है कि जो पत्ती है, पत्ती के ऊपर हल्का हल्का सफ़ेद सफ़ेद पाउडर बन जाएगा और वो गलन शुरू हो जाएगी उसमें। किसान भाई जब तक ध्यान देता है जब तक हमारा पौधा मर जाता है। या फिर पाउडरी मिल्ड्यू के बाद में क्या होता है कि पत्तियों पर एक जो फ्लाई होती है जिसको हम लोग वाइट पत्ती जो लीफ माइनर होता है, वो लीफ माइनर क्या होता है, सांप के आकार में, सर्पीले आकार में पत्ती के आसपास वो चलता है और पत्ती को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पत्ती में सुरंग बनाने वाला कीड़ा। उसके साथ साथ इसमें एक और कीड़ा लगता है फल वेदक, जो मटर जब हमारी इसमें बनने लगती है तो मटर बनते समय वो लगता है। और इसमें एक चौथी बीमारी और लगती है उखटने वाली, उखटा। पाउडर मिल्ड्यू की पहचान 25 से 30 दिनों में मटर फसल के पत्ते पर सफ़ेद सफ़ेद पाउडर नुमा दाग लगना, फिर उसके बाद पत्तियों का गलना, ये लक्षण है। इस रोग से बचने के लिए रासायनिक कीटनाशक कैराथॉन का छिड़काव करना चाहिए। अगर पाउडरी मिल्ड्यू नामक बीमारी किसान भाइयों के मटर में लग जाती है तो उसके लिए सबसे बेस्ट दवा है कैराथेन। कैराथेन जो दवा है, उस दवा का छिड़काव अगर किसान भाई मटर पे करता है तो बहुत ही प्रभावी होता है। कैराथेन अगर नहीं मिलती है तो एक बेलेटॉन नाम से, ट्राइडेमेफॉन उसका टेक्निकल का नाम है, वो भी आता है। ट्राइडेमेफॉन दवा से अगर किसान भाई पाउडरी मिल्ड्यू के केस में अगर उपचार करने के लिए छिड़काव करता है तो उसका भी बहुत ही सटीक फ़ायदा होता है किसान भाइयों को, उसकी फसल को बहुत अधिक नुकसान नहीं हो पाता। लीफ माइनर कीड़े द्वारा फसल की पत्तियों में सुरंग बनाना, जिससे पत्तियों पर सर्पीलाकार नुमा दाग हो जाते हैं। इस रोग से बचने के लिए DDVP नोवान 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इसके अलावा फल भेदक कीड़ा जो कि मटर बनते समय लगता है, इसके बचाव के लिए रासायनिक के साथ साथ जैविक कीटनाशक, जिनमें प्रमुख नीम ऑयल है, जो 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करने से अपने फसल को बचा सकते हैं। इसके प्रयोग से मित्र कीट भी बच जाते हैं। पत्तियों में लगने वाला कीड़ा सुरंग बनाकर जो खाता रहता है, उसके लिए किसान भाई क्या करें कि 2 या 3 इसमें कीटनाशक आते हैं। जैसे कि या तो एक DDVP नोवान करके आता है जो बहुत पॉपुलर है किसान भाइयों के बीच में, या फिर दूसरा आता है इकालक्स जो क्विनाल्फास नामक उसमें जो रसायन रहता है, क्विनाल्फास। उन दोनों में से किसी एक भी कीटनाशक को लेकर वो 2 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर किसान भाई अगर उसका छिड़काव करेगा तो उसका सही रूप से फ़ायदा होगा। इसके साथ अगर किसान भाई रासायनिक के साथ साथ अगर वो जैविक कीटनाशक जैसे कि नीम ऑयल, आजकल बाज़ार में नीम ऑयल भी बहुत पॉपुलर हो रहा है, अगर इसका भी किसान भाई उपयोग करता है तो नीम ऑयल के लिए 5 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर अगर किसान भाई छिड़काव करता है तो ये बहुत ही सेफ है और हमारी फसल में जो भी हमारे मित्र कीड़े हैं उनको भी हानि नहीं पहुंचाता। जो कि मटर हम लोग सीधे सीधे खाने में प्रयोग करते हैं तो उससे भी हमको
हानि नहीं होती। दलहनी फसलों में सिंचाई का बहुत महत्व है, परंतु दलहनी फसलों में ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, नहीं तो उकठा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। फसल का एक साथ सूखने लगना इस रोग के लक्षण है। उकठा के लिए किसान भाई ध्यान दें कि जब हम लोग अधिक नमी वाली मिट्टी का चुनाव कर लेते हैं, अधिक नमी के साथ साथ अगर हम उसमें सिंचाई करने में थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं या तो अधिक सिंचाई कर देते हैं, क्योंकि मटर जो भी दलहनी फसलें हैं उनको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है और किसान भाई कई बार सिंचाई थोड़ी सी भी अधिक कर देने से मटर की फसल तुरंत उसमें उकठा लग जाता है और उकठा लगने का लक्षण यही है कि जो पूरा पौधा है वो एक साथ सूखने लगता है और जो फल अगर आ रहा है तब भी और उसमें अगर फूल आ रहा है तब भी वो पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ज़्यादा नमी वाले खेत का चुनाव भी मटर फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अतः कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर खेती करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। मटर में जो बीमारियां लगती हैं मुख्यतः पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी लगती है। उसके लिए दो वैरायटियां हैं जो इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं, रचना और अर्पणा। अगर किसान भाई मटर की खेती के लिए रचना और अर्पणा नामक जो प्रजाति है उसका चुनाव अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके सहयोग से भी कीड़े और बीमारियों के प्रकोप से बचा जा सकता है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो गौरी, तुम्हें आज की ये जानकारी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी जानकारी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब तो ये जानकारी मैं अपने सारे किसान भाई बहनों को दूंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा पाठक बाबा, हमें भी एक प्रश्न पूछना है आपसे। हाँ भाई आनंद, पूछो। पाठक बाबा, क्या ये गेहूं की खेती हम विलम्ब से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अरे लेकिन क्या आनंद, तुम्हारे मन में कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं मुझे सब मालूम है। लेकिन तुम्हारे समस्या के समाधान के लिए हम लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर SN चौधरी जी के पास, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी सैयद मासूम अहमद। किसान भाई नमस्कार। किसान भाई, आप सब विभिन्न फसलों की खेती तो करते ही हैं। जहाँ तक गेहूं की खेती की बात है तो जो किसान भाई देर से जिनके धान की फसल की कटाई हुई है और वो उसमें गेहूं की बुआई करना चाहते हैं, तो उसके बारे में वो किन किन बातों पर ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी के लिए आज हम आए हुए हैं हजारीबाग होली क्रॉस कृषि विज्ञान केंद्र। और हमारे साथ हैं यहाँ के शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर SN चौधरी साहब। चौधरी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। चौधरी साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो देर से जो गेहूं की बुआई करने वाले किसान भाई हैं उनके लिए सबसे पहले कौन कौन सी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है? जी हाँ, विलम्ब से जब धान कटती है तो गेहूं की बुआई का विलम्ब से बुआई होना स्वाभाविक है। और विलम्ब से बुआई के लिए गेहूं की जो उन्नत किस्में हैं उनमें PBW 373, HP 1744, SD 2285 और HUW 234 ये प्रमुख किस्में हैं। इनके अलावा NW 1014 और सोनालिका जो पहले प्रचलित हुआ करती थी, तो वैज्ञानिकों ने सोनालिका के एवज में सोनाली किस्म निकाली है HP 1633, जिसका नंबर है और वो सोनाली के नाम से विख्यात है। गंगा, ये भी अच्छी किस्में हैं। इन किस्मों की बुआई किसान करें और तो बेहतर उपज मिलेगी। और DBW 17 भी काफ़ी अच्छी किस्में हैं। किसान PBW 373 की बुआई करे तो बेहतर उपज मिलेगी। ये अच्छी किस्मों में मानी जाती है और इस क्षेत्र में इसकी पैदावार अच्छी पाई गई है। ये तो आपने किस्मों की बात कही चौधरी साहब।
अब रही बात कि अगर जो किसान भाई देर से बुआई करते हैं गेहूं की खेती की, तो बाकी और कार्यों से किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखें बुआई के समय? देखिए, दो बातें विलम्ब से बुआई में जो दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि ज्यों-ज्यों आप विलम्ब से बुआई करेंगे गेहूं की, त्यों-त्यों बीज की मात्रा बढ़ानी होगी। तो वैसे तो समय से बुआई में 100 किलो प्रति हेक्टेयर मानी जाती है, लेकिन जब विलम्ब से बुआई करते हैं तो 125 किलो प्रति एकड़, और किसान भाइयों को सहूलियत के लिए बता दूं कि वो 50 किलो प्रति एकड़ के दर से किसान को बोनी चाहिए। और दूसरी बात है कि जो स्पेसिंग है, जो दूरी होती है पंक्ति से पंक्ति की, बीज से बीज की, उसमें थोड़ा सघनता आ जाती है, दूरी कम हो जाती है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 18 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए, क्योंकि जब आप विलम्ब से बुआई करते हैं तो कल्ली की संख्या कम बनती है, तो थोड़ी घना बुआई करने से प्रति वर्ग मीटर बालियों की को सुनिश्चित करने के लिए जो औसत संख्या होनी चाहिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए थोड़ी नज़दीक बुआई की जानी चाहिए। तो इस हिसाब से बीज की मात्रा भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा खेत की तैयारी किसान तो करते ही हैं। 3 से 4 जुताई की आवश्यकता होती है। प्रत्येक 2 जुताई पे पटा चलाना चाहिए ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। और गोबर की मात्रा रबी में जो नियम है कि आप बुआई से 20-25 दिन पहले देनी चाहिए, तो वो संभव नहीं होता है। तो किसान को सड़ी हुई गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट हो तो वो आवश्यकता अनुसार, मैं इसकी मात्रा इसलिए नहीं बताऊंगा कि किसानों को पर्याप्त गोबर की मात्रा नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ तक संभव हो सके आपके पास जितना ही गोबर खाद हो, सड़ी गोबर खाद, उसका अवश्य प्रयोग करना चाहिए। चूँकि गोबर आधारित रासायनिक खाद का उपयोग बेहतर उपज देता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है, उसकी जो भौतिक दशा है उसको भी बनाए रखता है। तो गोबर का उपयोग कर लेना चाहिए। इसके अलावा मिट्टी जनित जो कीटों की रोकथाम के लिए बाद में जब कीट लग जाते हैं तो रोकथाम करना मुश्किल होता है, तो बुआई समय ही लिंडेन पाउडर या मलाथियान 4% पाउडर, इनमें से जो कुछ किसान को मिल पाए तो वो 8 से 10 किलो प्रति एकड़ की दर से भुड़क कर और जो हल से जोत कर मिट्टी में मिला के फिर पटा चला के इसकी बुआई करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सिंचाई, किसान से जब आप पूछेंगे कि गेहूं में कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है तो कहते हैं कि 3 सिंचाई 4 सिंचाई। यदि मैं कहूं कि नहीं 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है तो कहते हैं साहब मैं तो 3 ही देता हूं, मैं तो 4 ही देता हूं, तो 4 ही तो होता होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। 6 सिंचाई 6 अवस्थाएं होती है और 6 अवस्थाओं में सिंचाई करना आवश्यक है। यदि किसान 3 ही सिंचाई करे तो उसका भी प्रबंधन नियमावली के अनुसार होना चाहिए, जो साइंस कहता है, विज्ञान कहता है। पहली सिंचाई जिस 20 से 25 दिन पर जिसमें कल्ले जिसमें शिखर जड़ बन रहे होते हैं। दूसरी सिंचाई जिसमें कि गाभा बन रहा होता है, यानी कि 50 से 60 दिन पे। तीसरी सिंचाई जब दूध बन रहे होते हैं उस समय डालना चाहिए। वैसे 6 सिंचाई की आवश्यकता है। पहली सिंचाई 20 से 25 दिन पर, दूसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिन पर जिस समय कि उसमें कल्ले बन रहे होते हैं। तीसरी सिंचाई बुआई से 60 से 65 दिन पे जिस समय कि उसमें गाभा बन रहे होते हैं। चौथी सिंचाई फूल बनने समय यानी कि बुआई से 75 से 80 दिनों पर। पांचवी सिंचाई बुआई से 90 से 95 दिनों पर जब उसमें दूध भर रहे होते हैं। और आटा जब बन रहा होता है तो छठी सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से एक बात कहना चाहूँगा किसान भाइयों से कि जब अंतिम सिंचाई का समय आता है तो देखा जाता है कि उसमें पछुआ हवा बहुत तेज चलने लगती है, और जब पछुआ हवा चलेगी तो जाहिर है कि नमी बहुत तेज़ी से खेत से उड़ेगा और किसान घबरा के सिंचाई कर देते हैं।
और पछिया हवा चलने से उसके जड़ ढीले हो जाने से वो गिर जाते हैं और उपज पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि जब पछिया हवा चलती हो उसमें सिंचाई नहीं करें, और पछिया हवा बहुत लंबे दिनों तक नहीं चलती है, तेज हवा, तो वो इंतज़ार कर ले, और जब वो मध्यम पर जाए, धीरे हो जाए, तब उसकी सिंचाई करें। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है विलम्ब से गेहूँ में। तो चौधरी साहब, आपने विलम्ब से गेहूं की बुआई वाली स्थिति के बारे में और विशेष सावधानियों के बारे में जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी। तो किसान भाइयों, जो जानकारी हम पाठक बाबा से लेते हैं उससे आप भी लाभान्वित होते होंगे। कृषि संबंधित किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें सीधे तौर पर लिख भी सकते हैं। पत्राचार के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। जोहार।